गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक है RLI का जो आपके पास में उपयोग है, यानी कि सुपर ग्रेनियर अभिकर्मक के क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहले आपके पास में जो भी आपके पास में एथीन का जो बहुलीकरण है, एथीन का बहुलीकरण है, उसके अंदर जिगलर नटा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। जो आपके पास में ट्राई एल्किल जो आपके पास में, इसके साथ में आपके पास में जो वाइनिल क्लोराइड है, यानी वाइनिल क्लोराइड के आपके पास में जो भी बहुलीकरण है उसमें भी आपके पास में जिगलर नट्टा जो उत्प्रेरक है भी सूत्रवाड़ा पर लिखेंगे, उसका काम में लिया जाता है। यानी इसका जो मुख्य कार्य है वो आपके पास में जो भी आपके पास में एल्कीन है, एथीन है या पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC है, उनके बहुलीकरण में इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। सबसे पहला इसका उपयोग है कई एल्किल लिथियम का उपयोग, कई एल्किल लिथियम का उपयोग एथिलीन के लिथियम यौगिकों का उपयोग एथीन के बहुलकीकरण में किया जाता है। यानी कि आपके पास में जो एल्किल लिथियम है उनका उपयोग एथिलीन का या आपके पास में एथीन के बहुलीकरण में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आपके पास में है, जैसे ब्यूटिल लिथियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ब्यूटिल लिथियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, जिसको हम जिगलर नट्टा उत्प्रेरक भी कहते हैं। यानी ब्यूटिल लिथियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का उपयोग वाइनिल क्लोराइडों के बहुलकीकरण में किया जाता है। यानी कि जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है, उसका उपयोग वाइनिल क्लोराइडों के बहुलकीकरण में किया जाता है। इसके साथ में आपके पास में इसका उपयोग सल्फेनेटों के निर्माण में भी किया जाता है। तीसरा है CH3 का होल ट्राइस Li प्लस TiCl4 का उपयोग सल्फेटों के निर्माण में, विभिन्न सल्फेटों के निर्माण में किया जाता है। सल्फेनेटों के निर्माण में किया जाता है जो अपमार्जक बनाने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में वही जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है, उसका उपयोग सल्फेटों के निर्माण में किया जाता है जो आपके पास में अपमार्जक बनाने में उपयोगी होते हैं। चौथा आपके पास में है
जिन कार्बोनिल यौगिकों का त्रिविम बाधा के कारण अल्कोहल में परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें RLI के साथ क्रिया करके अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पे RMGX यानी जिन कार्बोनिल यौगिकों का त्रिविम बाधा के कारण RMGX द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें RLI के साथ में क्रिया करके अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जहाँ पे RMGX क्रिया नहीं करता है उसके लिए फिर हम RLI को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपके पास में है लिथियम मैथिल बोरोहाइड्राइड। लिथियम मैथिल बोरोहाइड्राइड एवं TiCl4 क्या पर इसका फॉर्मूला लिखें, देखो लिथियम मैथिल बोरोहाइड्राइड एवं का उपयोग PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में किया जाता है। यानी कि लिथियम मैथिल बोरोहाइड्राइड एवं टेट्रा मैथिल लिथियम का उपयोग PVC के बनाने में किया जाता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में किया जाता है। इसके साथ में आपके पास में कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें RLI के द्वारा हम संकुल यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। ये सभी आपके पास में क्या है, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक के उपयोग हैं। मुख्य आपके पास में 5 उपयोग हैं। कई एल्किल लिथियम यौगिकों का उपयोग, आपके पास में कई एल्किल लिथियम यौगिक हैं, RLI वाले कंपाउंड हैं, उनका उपयोग एथीन या एथिलीन के बहुलीकरण में किया जाता है, यानी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में ये काम में लिए जाते हैं। जिसका मुख्य आपके पास में जो उत्प्रेरक है वो आपके पास में होता है जिगलर नट्टा उत्प्रेरक, और जिगला आपके पास में जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है, उसका फॉर्मूला होता है ब्यूटिल लिथियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, उसका मुख्य कार्य होता है वाइनिल क्लोराइडों के बहुलीकरण में किया जाता है। इसी के साथ में आपके पास में जिगलर नट्टा का उपयोग सल्फेटों के फॉर्मेशन में करते हैं और वो सल्फेट अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिन कार्बोनिल यौगिकों के ऊपर त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होता है, जो RMGX से अभिक्रिया करके अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनके लिए हम RLI को प्रयुक्त करते हैं और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिथियम मैथिल बोरोहाइड्राइड एवं CH3 टेट्रा मैथिल लिथियम का उपयोग PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में किया जाता है। यह भी आपके पास में सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक के उपयोग हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट का जैविक तंत्र में महत्व। एस ब्लॉक एलिमेंट का जैविक तंत्र में क्या महत्व है उसका हम डिटेल से अध्ययन करें। एस ब्लॉक एलिमेंट का जैविक तंत्र में महत्व। नेक्स्ट टॉपिक है
एस ब्लॉक एलिमेंट का जैविक तंत्र में महत्व, जैविक तंत्र में महत्व, यानी जो भी आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे हमारे पास में क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, उनका जैविक तंत्र में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में 27 आवश्यक तत्व होते हैं, यानी मानव शरीर के लिए 27 आवश्यक तत्व होते हैं। इनमें से 11 अति आवश्यक तत्व होते हैं और 16 के पास में, यानी आपके पास में उनकी जो आवश्यकता है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब देखो, इसमें से आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये 4-5 एलिमेंट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारे कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकता है। सबसे पहले हमारे दो दांतों की जो इनेमल होता है, यानी हमारे पास दांतों के ऊपर जो चमकीला पदार्थ होता है जिसको हम इनेमल कहते हैं, जो कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट का बना होता है, कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट का बना होता है। अगर हमारे पास में दांतों की जो इनेमल है उसको हटा दिया जाए, जिसमें आपके पास क्या होता है, कैल्शियम होता है, अगर आपके पास उस परत को हटा दिया जाए तो दांतों का धीरे धीरे स्वतः ही क्षरण होने लग जाता है। दूसरा के पास में जो कैल्शियम +2 आयन है, कैल्शियम +2 आयन, Ca+2 आयन, जो हमारे रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जो कैल्शियम +2 आयन है वो रक्त के थक्के बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसी के साथ में आपके पास में जो भी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर के पास में कैल्शियम होता है और कैल्शियम के कारण हमारी हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। वहाँ पे आपके पास में क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट के साथ में वहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। इसी के साथ में हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स हैं, Mg+2 आयन है, वो हमारे पास में क्लोरोफिल, जो हमारे पास में हरित लौह होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके केंद्र में प्रेजेंट होता है और जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें आपके पास में CO2 और जल सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर Mg+2 आयनों की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करें पोटेशियम और जो आपके पास में सोडियम आयन है, वो भी हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमारी बहुत सी उपापचयी क्रियाएँ हैं, आपके पास में प्रोटीन संश्लेषण है, या हमारे पास में सोडियम पंप है, उन सभी के अंदर आपके पास में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंसी होती है। ठीक है, अब इन सभी इम्पोर्टेंसी को हम एक एक करके हम उनको सभी को नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैल्शियम +2 आयन की। कैल्शियम +2 आयन हमारे दांतों पर चमकीले पदार्थ इनेमल के रूप में पाया जाता है, इनेमल के रूप में पाया जाता है। जो कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट, जिसका सूत्र, यानी आपके पास में जो इनेमल का फॉर्मूला है, पाया जाता है, जिसे कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट कहा जाता है। ठीक है, और कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट है, इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO42 CaF2। यह के पास में है कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है, अब हमारे पास में दांतों की जो इनेमल है,
दांतों पर इनेमल के हटने से दांतों का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, यानी दांत अपने आप धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक आपके पास में कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट इनेमल आपके पास में दांतों के ऊपर प्रेजेंट है, तब तक आपके पास में दांत आपके पास में क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जैसे आपके पास में इनेमल वहाँ से हटेगा और इनेमल हटने पर आपके पास में दांत धीरे धीरे आपके पास में स्वतः ही क्षरण होने लगते हैं। दूसरा आपके पास में है कैल्शियम +2 आयन। कैल्शियम +2 आयन जीवों में रक्त के थक्के निर्माण में या रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी होते हैं। यानी कैल्शियम +2 आयन है वो जीवों में रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी होते हैं। रक्त का थक्का क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगने पर रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम +2 आयन नहीं होंगे, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो लगातार रक्त बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और आपके पास में एक आनुवंशिक रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसको हम शाई रोग भी कहते हैं। ये जो इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी उसके थी। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के चोट लगने पर रक्त एक बार बहना शुरू हो जाता है तो रक्त लगातार बहता रहता है। उस कंडीशन में व्यक्ति के मरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके पास में जो कैल्शियम +2 आयन है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी होते हैं, जिससे हमारे पास में रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट आपके पास में है कैल्शियम +2 आयन हृदय की धड़कन। कैल्शियम +2 आयन हृदय की धड़कन या हृदय की स्पंदन एवं मांसपेशियों के हृदय की धड़कन और मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। चौथा हमारे पास में है नेक्स्ट अपन बात करते हैं Mg+2 आयन। Mg+2 आयन क्लोरोफिल या हरित लवक के केंद्र में उपस्थित होते हैं, जो पादपों के भोजन निर्माण या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में बहुत उपयोगी होते हैं। यानी कि जो भी आपके पास में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, उसमें बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे आपके पास में 6CO2 और 6H2 सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल और C6H12 यानी कि ग्लूकोज और 6CO2 का फॉर्मेशन होता है।
यानी कि आपके पास में प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, उसके अंदर Mg+2 आयनों की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। इसी के साथ में Mg+2 आयन राइबोसोम की इकाइयों को जोड़ने में उपयोगी होते हैं। यानी Mg+2 आयन है, इनका मुख्य उपयोग होता है आपके पास में जो आपके पास में राइबोसोम की इकाइयाँ हैं उन्हें जोड़ने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट है छठा है K+ व Mg+2 आयन एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में K+ आयन है। K+ व Na+ आयन के स्थानांतरण से कोशिका का प्रासरण दाब नियमित रहता है, जिससे कोशिका स्फीत अवस्था में बनी रहती है। जैसे कोशिका स्फीत अवस्था में, यानी कोशिका के पास में सिकुड़ी हुई और फैली हुई नहीं होगी, स्फीत अवस्था में बनी रहती है। ये आपके पास में एस बुक एलिमेंट्स का जैविक तंत्र में महत्व है। इसके अलावा इनके और भी उपयोग हैं, इनको आप नोट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट जो भी गुणधर्म हैं उनका अध्ययन करेंगे। और भी आपके पास में बहुत से गुण हैं। अभी इसमें आपके पास में Na+ आयन के, पोटेशियम आयन के और भी इम्पोर्टेंसी गुण हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इन सभी को आपको नोट करो। फिर हम सोडियम पोटेशियम पंप है उसका भी अध्ययन करेंगे। आगे नेक्स्ट है कोशिकाओं के अम्लक्षार संतुलन में K+ आयनों की मुख्य भूमिका होती है। K+ आयनों की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि पास में जो अम्ल क्षार बैलेंस है उसको K+ आयन नियमित रूप से बनाए रखते हैं। इसी के साथ में K+ आयन ग्लूकोज
ग्लूकोज के उपापचय में उपयोगी होते हैं Na प्लस आयन हृदय गति को प्रारंभ एवं संतुलन करने में सहायक होते हैं। Na प्लस आयनों की मानव शरीर में Na प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होने पर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अति तनाव जैसी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मानव शरीर में Na प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, उस कंडीशन में आपके पास में हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन नामक रोग बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सोडियम पंप कोशिकाओं में आंतरिक एवं बाह्य द्रव को संतुलित बनाए रखते हैं। यानी आंतरिक द्रव बाह्य द्रव है, उसको बैलेंस बनाए रखते हैं। नेक्स्ट 13वां है अमीनो एसिड के अवशोषण में Na प्लस आयनों की मुख्य भूमिका होती है। इसको नोट करो। अब हमारे पास में है सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, उसका थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, इसको नोट करो। सोडियम पोटेशियम पंप, उससे पहले आपके पास में कोशिकाओं में अम्ल क्षार को बैलेंस करने के लिए K प्लस आयन क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। K प्लस आयन ग्लूकोज के उपापचय के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा पास में छोटी आंतों से आपके पास में ग्लूकोज का जो अवशोषण है वो भी K प्लस आयन करते हैं। Na प्लस आयन हृदय गति को प्रारंभ करने में, उसको बैलेंस करने के लिए उपयोगी होते हैं। सोडियम पंप है वो कोशिकाओं के आंतरिक और बाह्य द्रव को बैलेंस करता है। अब किस प्रकार बैलेंस करता है उसको हम सोडियम पोटेशियम पंप है उसके आधार पर देखेंगे। आगे है अमीनो एसिड के अवशोषण में Na प्लस आयनों की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप, इसको नोट कर लो। फिर हम सोडियम पोटेशियम पंप की ओर बढ़ते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप,
नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप, इसको हम Na पंप भी कहते हैं, सोडियम पंप भी कहते हैं। अब देखो सोडियम पोटेशियम पंप से क्या मतलब है। सोडियम पोटेशियम पंप में सबसे उपयोगी है क्योंकि पास में Na+ और K+ आयन है। Na+ और K+ आयनों का जो आकार है वो लगभग सा समान होता है। आपके पास में Na+ आयन कोशिका के बाहर, कोशिका के जो बाह्य द्रव है उसमें होते हैं, और K+ आयन है वो कोशिका की जो आंतरिक द्रव है उसमें पाए जाते हैं। K+ आयन Na+ आयन को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं, जिसके कारण पास में सोडियम पोटेशियम पंप की निर्माण होता है। तो देखो क्या होता है इसमें। रासायनिक दृष्टि से सोडियम पोटेशियम पंप या आपके पास में Na+ व K+ आयन, Na+ और K+ आयन समान होते हैं तथा कोशिकाओं के आंतरिक जीव द्रव्य में K+ आयन एवं बाह्य जीव द्रव्य में आंतरिक जीव द्रव्य आपके पास में Na+ आयन और बाह्य जीव द्रव्य में Na+ आयन सांद्रित होते हैं। यानी कि रासायनिक दृष्टि से Na+ और K+ आयन क्या होते हैं, समान होते हैं। Na+ आयन कोशिकाओं के बाह्य जीव द्रव्य में और आपके पास में जो K+ आयन है वो आंतरिक जीव द्रव्य में होते हैं। ठीक है। जंतु कोशिकाओं के भीतर K+ आयनों की सांद्रता लगभग जंतु कोशिकाओं के आंतरिक जीव द्रव्य में K+ आयनों की सांद्रता 0.15 m एवं बाह्य जीव द्रव्य में K+ आयनों की सांद्रता 0.04 m होती है। यानी आपके पास में जो K+ आयन है वो कोशिका के भीतर आपके पास में 0.15 m होते हैं और बाहर की ओर आपके पास में 0.04 m होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जंतु कोशिकाओं में जो Na+ आयन है इसी प्रकार जंतु कोशिकाओं में आंतरिक जीव द्रव्य में Na+ आयनों की सांद्रता 0.01 m एवं बाह्य जीव द्रव्य में Na+ आयनों की सांद्रता 0.15 m होती है। 0.15 m
होती है, ठीक है। सांद्रता को कोशिकाओं के कोशिकाओं में आंतरिक एवं बाह्य जीव द्रव्य की सांद्रता को संतुलित बनाए रखना ही सोडियम पंप कहलाता है। सोडियम पंप कहलाता है। यानी बाह्य जीव द्रव्य हो, आंतरिक जीव द्रव्य हो, दोनों में आपके पास में आंतरिक और बाह्य जीव द्रव्य की सांद्रता है, उसको बनाए रखना ही सोडियम पंप कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास में क्या होता है, आपके पास में जैसे आपके पास में Na+ आयन है, Na+ आयन K+ आयनों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं और एक चक्कर चलता रहता है Na+ K+ आयनों को, जिसको हम सोडियम पंप कहते हैं या Na+ K+ पंप कहते हैं, ठीक है, या सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। अब आपके पास में Na+ आयनों के स्थानांतरण के लिए जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है, वो ATP के संश्लेषण के द्वारा, आपके पास में ATP के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होती है। इन आयनों के परिवहन के लिए इन आयनों के परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट के संश्लेषण के द्वारा ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त की जाती है। इन आयनों के परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा को ATP के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। इस प्रकार के परिवहन के लिए मस्तिष्क एवं गुर्दे मस्तिष्क एवं लीवर में 70% जो एनर्जी है वो ATP से प्राप्त होती है। लीवर में 70% ऊर्जा ATP के द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि इन आयनों के परिवहन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ATP के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होती है। और हमारे मस्तिष्क और लीवर की बात करें तो वहाँ पे 70% एनर्जी है वो ATP के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में प्रत्येक जल अपघटन पर 3 Na+ आयन निष्कासित होते हैं तथा 2 K+ आयन व 1 H+ आयन कोशिका को एक H+ आयन को
कोशिकाओं के भीतर धकेल दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, यानी उनके पास में Na+ आयन वहाँ से बाहर निकलेगा और वहाँ पे K+ आयन चला जाता है, जिससे या इस प्रक्रम को सोडियम पंप या Na+ K+ पंप कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इन सभी को नोट करो, फिर हम दोबारा समझते हैं इसको कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है। रासायनिक दृष्टि से Na+ व K+ आयन क्या होते हैं, समान होते हैं। कोशिकाओं के आंतरिक जीवद्रव्य में K+ एवं बाह्य जीवद्रव्य में Na+ आयन क्या होते हैं, सांद्रित होते हैं। जंतु कोशिकाओं के आंतरिक जीवद्रव्य में K+ आयनों की सांद्रता 0.15 m होती है। कितनी होती है, 0.15 m होती है, एवं बाह्य जीवद्रव्य में K+ आयनों की सांद्रता 0.04 m होती है। ठीक है, यानी कोशिका के जो अंदर का जीवद्रव्य है जिसमें K+ आयन होगा उसकी सांद्रता कितनी होगी, 0.15, और बाहर आएगा तो कितनी हो जाएगी, 0.04 m। इसी प्रकार जंतु कोशिकाओं में आंतरिक जीवद्रव्य यानी Na+ आयनों की सांद्रता 0.01 m होती है, और बाह्य जीवद्रव्य में आपके पास में 0.15 m होती है। कोशिकाओं के आंतरिक एवं बाह्य जीवद्रव्य की सांद्रता को बैलेंस बनाए रखना ही सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। इन आयनों के परिवहन के लिए Na+ आयन वहाँ से निकलेगा, K+ आयन वहाँ प्रवेश करता है। इन आयनों के परिवहन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ऊर्जा में ATP के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होती है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होती है। और आपके पास में इस प्रकार के परिवहन के लिए मस्तिष्क और लीवर में 70% जो ऊर्जा है वो ATP के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा, एडिनो ट्राईफॉस्फेट के द्वारा प्राप्त होती है। कुछ कोशिकाओं में प्रत्येक जल अपघटन में 3 Na+ आयन कोशिका से बाहर निकलते हैं, और वहाँ पे कोशिका के अंदर 2 K+ और 1 H+ आयन को धकेल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं Na+ और K+, यानी आपके पास में सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप का आपके पास में हमारे शरीर में बहुत सी जो भी उपापचय क्रियाएँ हैं उनमें इसका बहुत अधिक उपयोग है। इसके अलावा आपके पास में ग्लूकोज का अवशोषण है, अमीनो एसिड का अवशोषण है। अगर हमारे पास में Na+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, शरीर में Na+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और अति तनाव नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उस कंडीशन में डॉक्टर हमें नमक के सेवन के लिए मना करता है कि नमक का सेवन नहीं करना है आपके पास में, यानी Na+ आयनों की सांद्रता शरीर में पहले से ज़्यादा है, उनको बैलेंस करने के लिए आपके पास में बाह्य तरीके से भी जो Na+ आयन है उसको ग्रहण करने से रोका जाता है। इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप कहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास में S ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके जो हाइड्राइड हैं उनका किस प्रकार अध्ययन करते हैं, किस प्रकार उनका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, धन्यवाद।